हेलो बच्चों, मैं रामबाबू कुशवाहा स्टेट असेसमेंट सेल लोक शिक्षण संचालनालय से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के लेखा शास्त्र विषय के अध्याय ऋण पत्र का निर्गमन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना मुख्य जो टॉपिक है ऋण पत्रों का निर्गमन। सबसे पहले बात करेंगे इस अध्याय से वार्षिक परीक्षा में कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो जारी की गई अंक योजना है उसके अनुसार इस अध्याय से कुल 8 अंक का प्रश्न आएंगे। यह प्रश्न किसी भी रूप में हो सकते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। 4 तरह से पूछे जाते हैं। जो 1 नंबर के हमारे प्रश्न आते हैं वह 5 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला जो है बहुविकल्पी, सही विकल्प चुनिए। इसमें से 4 विकल्प मिलते हैं, उनमें से एक चुनना पड़ता है। दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीसरा सही जोड़ी बनाइए। चौथा सत्य असत्य और 5वां एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इन 5 तरह से ये यदि 1 अंक का आएगा इस अध्याय से प्रश्न तो इस तरह से आपको तैयार करना है। दूसरा, यदि 2 अंक के इस अध्याय से प्रश्न आएंगे तो उसकी शब्द सीमा जो है वह 30 शब्द है। यदि पॉइंट वाला प्रश्न आता है तो 2 पॉइंट लिख के हमें थोड़ा थोड़ा उसका चर्चा कर डिटेल लिखनी है। जो अगला है वह यदि 3 नंबर का प्रश्न आता है तो उसकी शब्द सीमा जो है वह 75 शब्द है। उसका आंसर हमें 75 शब्दों में लिखना है। यदि पॉइंट वाला है तो 3 पॉइंट लिख के उन 3 पॉइंट की आपको व्याख्या करनी होगी। यदि कोई प्रश्न 4 अंक का आता है तो उसकी शब्द सीमा है वह 120 शब्द है और उसकी जो 4 पॉइंट में है तो 4 पॉइंट लेके उसकी व्याख्या करनी होगी। तो ये थी हमारी अंक योजना के अनुसार इस प्रश्न पत्र से 8 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ऋण पत्र का निर्गमन। तो पिछले अध्याय में आपने अंश पत्र पढ़े होंगे। जिस तरह से एक कंपनी अंश पत्र जारी करके पूंजी की व्यवस्था करती है उसी तरह दीर्घकालीन वित्त को प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र भी जारी कर सकती है। ऋण पत्र भी अंश पत्र के समान ही जारी किए जाते हैं। तो ऋण पत्र होते क्या हैं? ऋण पत्र किसी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण होता है। अर्थात जब कंपनी दीर्घकालीन ऋण लेती है तो उसके बदले में जो प्रमाण पत्र जारी करती है उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। और जो व्यक्ति इस ऋण पत्र को धारण किए होते हैं उसे ऋण पत्रधारी कहते हैं। और जैसे अंश पत्र सर्वमुद्रा के अधीन जारी किए जाते हैं उसी तरह ऋण पत्र भी किसी कंपनी के सर्वमुद्रा के अधीन जारी किए जाएंगे। क्योंकि पिछले अध्याय में हम पढ़ के आए हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है तो उसके जो भी काम होते हैं वह सर्वमुद्रा के अधीन ही होते हैं। तो चूंकि ऋण पत्र जो होता है वह कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण होता है। तो उस पर ऋण की सारी शर्तें, कितनी राशि है, ब्याज दर क्या होगी, भुगतान की विधि क्या होगी, भुगतान की अवधि क्या होगी, शोधन का ढंग किस तरह से होगा, आदि सब चीज़ें उल्लिखित होती हैं। ऋण पत्र के आगे ब्याज दर का भी उल्लिखित होता है। जैसे 12% ऋण पत्र का आशय हुआ कि इस ऋण पत्र पर 12% की दर से ब्याज प्राप्त होगा। ऋण पत्रों का निर्गम भी अंश पत्रों के समान ही सममूल्य पर भी किया जा सकता है, अधिमूल्य पर भी किया जा सकता है और कटौती या बट्टे पर भी किया जा सकता है। अब आगे हम ऋण पत्र की परिभाषा देख लेते हैं। तो जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसकी धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। ऋण पत्र में ऋण को प्रकट करने वाले ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। वे चाहे कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव रखती हों या ना रखती हों। इसे हम आगे चर्चा में लाएंगे। जब हम ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे तब इन चीज़ों का विस्तार से उल्लेख करेंगे। तो ये हो गया ऋण पत्र से आशय। अब आगे बात करेंगे हम ऋण पत्र की विशेषताओं की। तो ऋण पत्र की विशेषताएं, चूंकि अर्थ में हमने कुछ मुख्य चीज़ें समझ ली हैं। तो जो पहली मुख्य चीज़ थी, ऋण पत्र कंपनी द्वारा जनता से लिए गए ऋण का प्रमाण होता है। तो पहली विशेषता यही है कि ऋण पत्र जो होता है वह जनता से लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है। दूसरी विशेषता, ऋण पत्र कंपनी की सर्वमुद्रा के अधीन जारी किए जाते हैं। तो अंश पत्रों के समान ही ऋण पत्र भी कंपनी की अपनी सर्वमुद्रा के अधीन में जारी किए जाते हैं। इस प्रमाण पत्र पर भी सर्वमुद्रा लगाई जाती है। तीसरा, इसमें पुनर्भुगतान की अवधि अंकित होती है। क्योंकि अभी हमने अर्थ में देखा था
कि ऋण पत्र प्रमाण पत्र पर सारी जानकारी शर्त आदि का उल्लेख होता है, तो इसमें जो पुनर्भुगतान की अवधि कितनी है उसका उल्लेख भी किया जाता है। ऋण पत्रधारी को कंपनी के लेनदार कहते हैं। चूंकि ऋण पत्रधारी ऋण के बदले में प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, इस तरह से वे एक तरह से कंपनी के लेनदार होते हैं, तो ऋण पत्रधारी को हम कंपनी के लेनदार कहते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर तीनों तरह से अंशों के समान ही किया जा सकता है। अगला आता है ऋण पत्र का हरण नहीं किया जा सकता। जिस तरह अंशों का हरण हो सकता है लेकिन ऋण पत्रों का हरण नहीं हो सकता। जो अगली विशेषता वह है ऋण पत्र पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है जो कि पूर्व निर्धारित होता है, जो कि अभी अर्थ में ही समझ के आए कि ऋण पत्र के साथ में उसकी ब्याज दर का उल्लेख होता है, तो उसी दर से उसे ब्याज पूर्व निर्धारित मिलता रहता है। ऋण पत्र में प्राय कंपनी की संपत्ति पर चल व्यवहार होता है। जो भी ऋण पत्र होते हैं वह एक तरह से सुरक्षित होते हैं, इसे चल प्रभार भी कहते हैं। इसके बदले में संपत्तियों पर प्रभार होता है। ऋण पत्र पर समानता एक निश्चित दर से 6 माही ब्याज दिया जाता है। प्रत्येक 6 माह में ऋण पत्र पर ब्याज दिया जाता है जो कि पूर्व निर्धारित दर उल्लेखित होती है। ऋण पत्र के निगम से प्राप्त पूंजी एक ऋण पूंजी कहलाती है। यह चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर अंकित की जाती है। अब आगे बात करेंगे हम अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर की। चलिए ऋण पत्र और अंश पत्र में क्या अंतर है अब हम देखेंगे। दोनों ही कंपनी को दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने के एक साधन होते हैं, जबकि अंश पत्र को हम पिछले अध्याय में पढ़ के आए पूंजी के भाग में होता है और ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण के भाग के रूप में। तो सबसे पहले जो अंतर का आधार है वह पूंजी की प्रकृति। तो ऋण पत्र कंपनी की उधार ली गई एक तरह से पूंजी होती है और जबकि अंश पत्र कंपनी की स्वामित्व पूंजी होती है। दूसरा, धारक की स्थिति। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं और अंश पत्रधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। प्रतिफल, ऋण पत्र के बदले में ऋण पत्रधारी को ब्याज प्राप्त होता है जबकि अंशों के बदले में उसे लाभांश की प्राप्ति होती है। प्रतिफल का भुगतान, ऋण पत्र ब्याज दर निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्धारित दर से दिया जाता है। इससे लाभ से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात लाभ हो या हानि हो इन्हें ऋण पत्र पर ब्याज मिलता है। जबकि अंश पत्र पर लाभांश लाभ की स्थिति में ही मिलेगा और लाभ नहीं है तो उन्हें लाभांश प्राप्त नहीं होता। प्रतिफल की दर ऋण पत्र में निर्धारित होती है जबकि अंशों पर पूर्व निर्धारित नहीं होती। प्रतिफल की निश्चितता, ऋण पत्र पर प्रतिफल निश्चित होता है जबकि अंशों पर लाभांश निश्चित नहीं होता है। शोधन, ऋण पत्रों का शोधन ऋण पत्र की शर्तों के अनुसार किया जाता है जबकि अंश पूंजी की वापसी केवल कंपनी के समापन में ही मिलती है। ऋण पत्र, अगला पॉइंट जो है वो सुरक्षा। ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं जबकि अंश असुरक्षित होते हैं, इनमें जोखिम होता है। प्रबंध में भागीदारी, ऋण पत्रधारी को कंपनी के प्रबंध में भागीदारी प्राप्त नहीं होती क्योंकि ये लेनदार होते हैं ना कि स्वामी, जबकि अंशधारी जो होते हैं वे कंपनी के स्वामी होते हैं, इसलिए उन्हें प्रबंध में भाग मिलता है और मत देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। जो अगला पॉइंट है वह मताधिकारी है। तो ऋण पत्रधारी को मत देने का अधिकार नहीं होता क्योंकि ये प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते, जबकि अंशधारी जो होते हैं वह प्रबंध में भाग लेते हैं तो उन्हें मत देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। कटौती पर निर्गमन, ऋण पत्र पर कटौती पर निर्गमन हेतु वैधानिक प्रतिबंध नहीं है जबकि अंश की कटौती पर निर्गमन हेतु वैधानिक प्रतिबंध हैं। बाजार से क्रय, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीद सकती है, रद्द कर सकती है या पुनः निर्गमित भी कर सकती है, जबकि कंपनी अपने अंशों को बाजार से नहीं खरीद सकती। परिवर्तनशील, ऋण पत्र को दी गई शर्तों के अनुसार में परिवर्तन किया जा सकता है, अंश पत्रों में बदला जा सकता है, नए ऋण पत्रों में भी बदला जा सकता है, जबकि अंशों को ऋण पत्रों में नहीं बदला जा सकता। लाभ पर प्रभाव, ऋण पत्र पर ब्याज लाभ को प्रभावित करते हैं जबकि अंश पर लाभांश का लाभ का एक नियोजन होता है। जब्त करने का अधिकार, बकाया भुगतान न करने पर ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता जबकि अंशों को जब्त किया जा सकता है। ये मुख्य प्रश्न आता है जो कि लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर, या इसी को दूसरे तरीके से जब पूछा जाएगा
अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर। तो बिंदु यही रहते हैं, बस यहाँ थोड़े अंश पत्रधारी के और ऋण पत्रधारी के नज़रिए से आपको उत्तर लिखना होगा। अगला जो विषय है, बात करेंगे हम ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों की। तो ऋण पत्र जो होते हैं वे अलग अलग तरीके से कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। तो पहला है हमारा है सिक्योरिटी पर्पस से, सुरक्षा की दृष्टिकोण से ऋण पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पहला बंधक ऋण पत्र और दूसरा नग्न ऋण पत्र। जो बंधक ऋण पत्र होते हैं वे ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनके बदले में कंपनी की संपत्ति परिवार में रखी जाती है बंधक के रूप में। यदि कंपनी इन ऋण पत्रों की राशि का भुगतान नहीं कर पाती है तो ऋण पत्रधारी बंधक रखी संपत्ति को बेचकर अपने ऋण के भुगतान प्राप्त कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जो नग्न ऋण पत्र होते हैं उन पर ऋण पत्रधारी को धारक के पास कंपनी की कोई संपत्ति बंधक नहीं होती है, इसलिए हम दूसरे तरीके से इसे असुरक्षित ऋण पत्र भी कहते हैं। इन्हें नग्न ऋण पत्र भी कहा जाता है। दूसरा जो आधार है ऋण पत्र के वर्गीकरण का वह है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, विमोचन या शोधनशीलता के आधार पर। तो पहले होते हैं विमोचनशील ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनकी राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद में कर दिया जाता है उन्हें हम विमोचनशील ऋण पत्र कहते हैं। ये कि कंपनी के जीवन